Welcome to all in mahindraguru.com. Your success is our success. आप सभी का स्वागत है mahindraguru.com में और आज हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल एक्सटी नंबर 64 में और आज का हमारा पार्ट है रीजनिंग। देखिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो रीजनिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। कैसे? क्वेश्चन जो रीजनिंग के रखे जाते हैं बाकी कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट जीएस, मैथ्स, इंग्लिश थोड़े इजी रखे जाते हैं। तो किस तरीके से उन इजी क्वेश्चन को जल्दी से करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, इसलिए आज के डिस्कशन में हम 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई 2020 मेन क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे और ये 20 क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चन है, स्लॉग से और आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज, जिससे आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर ले। आपको इस डिस्कशन के दौरान कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पर वो स्लॉग से लिया गया है। आप देख रहे हैं दो कथन दिए गए हैं जिनको स्टेटमेंट बोलते हैं और दो निष्कर्ष दिए गए हैं जिनको कंक्लूजन बोला जाता है। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए आपको बताना है कौन सा वाला निष्कर्ष तार्किक रूप से सत्य है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कथन दिया गया है सभी चिड़िया गायब है। तो हमने डायग्राम बनाया, सभी चिड़िया गायब है। यहां पर ध्यान रखें, जिसका नाम पहले दिया जाएगा वो छोटे सर्किल में होगा, जिसका नाम बाद में दिया जाएगा वो बड़े सर्किल में होगा अगर सभी की बात की जा रही है तो। दूसरे कथन की ओर चले तो लिखा है कुछ गायब तेज है। यहां पर दो सर्किल नजर आ रहे हैं, चिड़िया और गायब का, लेकिन कथन के अनुसार हमें किसको टच करना है? गायब को। तो हमने केवल मिलाया कुछ गायब तेज है। तो गायब और तेज का कुछ पार्ट रिलेट कर दिया। अब इस कथन को सत्य मानते हुए इस डायग्राम के अनुरूप हमें बताना है दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ गायब चिड़िया है। देखिए, गायब का कुछ पार्ट चिड़िया के अंदर हमें नजर आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ गायब चिड़िया है। दूसरे निष्कर्ष की ओर प्रकाश डालें तो लिखा है सभी तेज चिड़िया है। ध्यान दें, हमें पता था तेज और गायब के बारे में, तेज से चिड़िया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस कथन में हमें नहीं दी गई है और जिस भी चीज के बारे में आपको कुछ भी ज्ञात ना हो उस निष्कर्ष को डेफिनेट में गलत माना जाता है। तो हम बोल सकते हैं दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निष्कर्ष फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कुछ पेन पेंसिल है। तो हमने पहला पेन बनाया और फिर पेंसिल बनाया। दूसरा कथन बोल रहा है कुछ पेंसिल चाबी है। देखिए, पेन के बारे में नहीं बोला गया है, केवल पेंसिल को बोला गया है। जिसके बारे में बोला जाएगा हम केवल उसी को इंक्लूड करेंगे और यहां पर बोला गया है कुछ पेंसिल चाबी है। अब अगर आप देखें तो तीनों के बीच में आपस में पेन का रिलेशन केवल पेंसिल से है, चाबी का रिलेशन केवल पेंसिल से है, लेकिन एक पेंसिल है जिसका कुछ पार्ट चाबी के पास है और कुछ पार्ट पेन के पास है। देखते हैं कौन से निष्कर्ष हमसे जानना चाहता है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ चाबी पेन है। क्या हमें चाबी से पेन के बारे में कुछ बताया गया था? तो हमें चाबी और पेन के बारे में कथन में कुछ नहीं बताया गया था। इसका मतलब ये निष्कर्ष तार्किक रूप से सत्य नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट में इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर यहां से यहां चाबी और पेन के बारे में कोई भी निष्कर्ष हमसे संभावना के लिए पूछता तो हमको सही बोलते। यहां पर डेफिनेट पूछा गया है इसलिए हमने उसको गलत करार दे दिया है। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है सभी पेंसिल पेन है। देखिए, पेन से पेंसिल के बारे में केवल हमें इतनी इंफॉर्मेशन थी जो आधी है, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ज्ञात नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 100% सभी पेंसिल पेन है, ये हमें पता नहीं है। इसलिए जो चीज नहीं पता होगी डेफिनेट में वो गलत मानी जाएगी। अगर ये बात यहां पर संभावना के केस में पूछी जाती तो हम बोलते सही है। क्यों सही है? अगर कुछ पॉजिटिव दिया होता है तो पॉसिबिलिटी वाले केस में ऑल पॉजिटिव सही होता है और सम नेगेटिव सही होता है। ये आपकी जानकारी के लिए हमने आगे के लिए और बता दिए। ध्यान रखें, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, किन्हीं दो एंटिटी के बीच में सम पॉजिटिव
का रिलेशन बन रहा है तो पॉसिबिलिटी केवल दो ही सही होती है, ऑल पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी और सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही चुनाव होगा, ना तो निष्कर्ष पहला सही है ना ही दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपको नजर आ रहा है, प्रश्न में एक पासे की खुली हुई स्थिति दी हुई है। यदि पासे को बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सी स्थिति संभव होगी, पूछा गया है। एक पासा नजर आ रहा है, आपको स्थिति दिखा दी गई है, आपको यहां पर 6 साइड नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6। इसका शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया है कौन कौन सी आकृति बन सकती है, तो चलिए देखते हैं। हमेशा याद रखें जब भी इसको सॉल्व करें तो इसका की पॉइंट है ऑपोजिट नंबर कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए। पहला की पॉइंट, कभी भी ऑपोजिट वाले नंबर आपस में सामने एक बॉक्स में नजर नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए अब किस तरीके से अपोजिट ध्यान करते हैं ये भी देख लीजिए। हमेशा पहले बॉक्स के अपोजिट तीसरा बॉक्स होगा, तो हम बोल सकते हैं परसेंटेज के अपोजिट हैश होना चाहिए। किसी भी अगर विकल्प में परसेंटेज के साथ हैश नजर आएगा तो उसको गलत मान लिया जाएगा। देखते हैं किसी विकल्प में ऐसा है। पहला विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प नहीं है, तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं परसेंटेज और हैश एक ही सीरीज में नजर आ रहे हैं, तो इस प्रकार तीसरा विकल्प पक्का गलत होगा। आगे की बात करें तो हमेशा दूसरे बॉक्स के अपोजिट फोर्थ बॉक्स होता है। अब दूसरा बॉक्स है @ उसके अपोजिट है स्टार। @ और स्टार देखते हैं किसी बॉक्स में नजर आ रहा है, तो @ स्टार यहां पर नहीं है लेकिन यहां मौजूद है, इसका मतलब दूसरा विकल्प भी गलत होगा। तीसरी बात करें, जो बचे हुए 2 नंबर रह गए हैं, 2 सिंबल रह गए हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो देखते हैं क्या ये दोनों किसी बॉक्स में आ रहे हैं, तो पहले वाले बॉक्स में भी नहीं है और लास्ट वाले बॉक्स में भी नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं पहला विकल्प और चौथा विकल्प दोनों ही सही हैं। देखिए यहां पर जो ट्रिक हमने बताई थी, ऑपोजिट नंबर एक बॉक्स में नहीं आ सकते। दूसरी ट्रिक थी कैसे डिसाइड करें ऑपोजिट, तो पहले बॉक्स के अपोजिट तीसरा बॉक्स होगा, दूसरे बॉक्स के अपोजिट चौथा बॉक्स होगा और जो बच जाएंगे वो आपस में अपोजिट होंगे। कभी कभी आपको कैसे बताया जा सकता है वो भी दिखा देते हैं। देखिए अगर आपके पास 4 बॉक्स ऐसे नजर आते और 2 ऐसे नजर आते, अब यहां पर जैसे हमने बोला था पहले बॉक्स के अपोजिट तीसरा बॉक्स है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने आप को। हमेशा याद रखें पहला बॉक्स वो होगा जो सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होगा, यहां पर ये बॉक्स सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो पहले बॉक्स के अपोजिट तीसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के अपोजिट चौथा बॉक्स और जो बच जाए वो आपस में अपोजिट। फिलहाल के लिए इतनी ट्रिक काफी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे लाइव क्लासेस में भी आप इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अखिल राहुल से लंबा है, माया अखिल जितनी नंबर नहीं है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ये एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और पूछा गया है लास्ट में बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। तो हमें देखना है इन व्यक्तियों में से जो यहां पर नाम लिखे गए हैं सबसे लंबा कौन है। पहले स्टेटमेंट दिया गया है अखिल राहुल से लंबा है, तो हमने बना लिया अखिल लंबा है राहुल से। फिर एक और स्टेटमेंट दी गई है माया अखिल जितनी लंबी नहीं है लेकिन तेजिंदर से लंबी है, इसका मतलब माया अखिल से छोटी होगी लेकिन तेजिंदर से लंबी होगी। अब राहुल किस जगह आएगा अभी तक ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल माया जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब राहुल माया से छोटा है, तो अखिल सबसे बड़ा होगा, माया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर राहुल और चौथे नंबर पर तेजिंदर। हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि बताइए इस श्रृंखला में सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो हम आसानी से बता सकते हैं सबसे लंबा है अखिल, जो दिया गया है विकल्प संख्या फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। देखिए हमेशा यहां पर ध्यान रखें 4 ऑल्टरनेटिव नजर आ रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला अलग है, विषम है, भिन्न है। अब देखिए ये किस किस बेस पर हो सकते हैं, नंबर बेसिस पर हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल बेस पर हो सकते हैं, कुछ शब्द हो सकते हैं, कुछ सिंबल हो सकते हैं, जिसमें से आपको और ढूंढना पड़ सकता है। देखते हैं यहां पर एग्जामिनर क्या जानना चाहता है। पहला विकल्प दे रखा है जो ऑल्टरनेटिव है भतीजा। अगर भतीजा की बात करें तो भतीजा एक मेल मेंबर है। दूसरा विकल्प दे रखा है कजिन,
कजिन में जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो अभी हम इसको साइड में ही रहने देते हैं। तीसरा विकल्प दिया गया है बहन जो एक फीमेल मेंबर है, और चौथा विकल्प दिया गया है भाई जो एक मेल मेंबर है। तो अगर इन चारों में से विषम ढूंढना हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आंसर आएगा विकल्प संख्या 2 जो बता रहा है कजिन। अब क्वेश्चन उठेगा ये क्यों भिन्न है, क्यों विषम है, तो इसका सही जवाब है, सही एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इसलिए भिन्न है क्योंकि इसका जेंडर मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, यहां स्पेसिफाई नहीं कर सकते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्लॉक से लिया गया है, घड़ी से। एक घड़ी एक दर्पण में देखने पर 9:15 दिखाती है, तो पहले हम टाइम लिख लेते हैं। घड़ी दर्पण में देखने पर 9:15 बजा रही है, तो बोला गया घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या है। तो इसका शॉर्टकट हम आपको लिखकर दिखाते हैं। जब भी कोई टाइम दिया जाए 9 घंटे 15 मिनट ये दिया गया है, आप इसको माइनस कर दें 11 घंटे 60 मिनट से, तो आपका आसानी से विद इन 5 सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा। 60 में से 15 को माइनस करें तो निकल कर आएंगे 45 मिनट, और 11 में से 9 को माइनस करें तो निकल कर आएंगे 2 घंटे। तो हम बोल सकते हैं घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या होगा, आसानी से बता सकते हैं 2 घंटे 45 मिनट या फिर 2:45 मिनट जो दिया गया है विकल्प संख्या 2 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। बोला गया है यदि सुमन को इस तरीके से कोड किया जाता है तो इसी कोडिंग भाषा को एनालाइज करते हुए बताइए रेडियम को कैसे कोड किया जाएगा। 4 विकल्प आपको दे दिए गए हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स की वैल्यू प्ले करता है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इजी टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट लिख लिख कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है, आसान तरीका है कि आप इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट याद रखें। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, लिखा गया सुमन को कोड किया गया है 4113111291। अब देखें तो हम एस की वैल्यू अगर हम बात करें तो 19 होती है, यू की वैल्यू बात करें तो 21 होती है, एम की वैल्यू की बात करें तो 13 होती है, A1 और N 14। ये आपकी कोडिंग होती है। अगर आप ध्यान दें तो 4113111291 इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। अब अगर हमें प्लेस वैल्यू भी याद ना होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब रेडियम का कैसे कोड निकाला जाएगा, तो रेडियम R के लिए 18 कोड होता है, A1, D4, I9, U21 और M13। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। क्या लिखा जाएगा 311294181। देख लेते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है 311294181 जो हमने अभी अभी ढूंढ कर निकाला है। देखिए फिर से रिमाइंड करा दे, अगर आपको टाइम सेव करना है तो थोड़े सा एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा। आपको इनकी प्लेस वैल्यू और इनका ऑपोजिट याद होना चाहिए जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामू सीता का पति है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन से लिया गया है, रक्त संबंध से लिया गया है। अब कुछ कंडीशन को सिंबल आप स्पेसिफाई कर ले जैसे जिससे आपको बेनिफिट रहे। अगर मेल मेंबर है, पुरुष की बात करें तो आप प्लस लगा सकते हैं, स्त्री की बात करें महिला की तो आप माइनस लगा सकते हैं। हम अगर मेल मेंबर की बात करेंगे तो स्क्वायर बॉक्स का यूज करेंगे यहाँ पर, और फीमेल मेंबर की बात करेंगे तो सर्किल का यूज करेंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्किल जब भी हम यहाँ बनाएंगे। मैरिड कपल की अगर हम बात करेंगे, वैवाहिक जोड़े की, तो उसको हम इस एरो से दर्शाएंगे। और अगर जनरेशन गैप आएगा तो हम उसको एक लाइन से ड्रॉ करेंगे जो वर्टिकल पोर्शन में मौजूद होगी। अगर हम सिबलिंग्स की बात करेंगे, एक ही जनरेशन वाले मेंबर्स की बात करेंगे, भाई बहन की, तो सिंगल लाइन से उसको ड्रॉ करेंगे। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल डिसाइड कर लें जिससे आप बड़े क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया रामू सीता का पति है, तो रामू इसका मतलब एक मेल मेंबर होगा, पुरुष होगा, और सीता का पति है तो सीता एक फीमेल मेंबर होगी। दूसरा कथन बोला गया है रवि राहुल का पुत्र है। ना रवि के बारे में पता ना राहुल के बारे में पता, तो सेकंड स्टेटमेंट को भी हमने स्किप किया कि इसका यूज बाद में कर लेंगे। अगले कथन की अगर हम बात करें तो लिखा है सीता राहुल की माता है।
सीता से राहुल को रिलेट कर सकते हैं कि सीता माता है राहुल की। अब राहुल का जेंडर अभी तक हम नहीं बता सकते, अब उस स्टेटमेंट को यहां से कोरिलेट कैसे करेंगे? बोला गया था रवि राहुल का पुत्र है, तो रवि की जनरेशन राहुल से भी नीचे चली जाएगी और वो एक मेल मेंबर है, तो हमने स्क्वायर बॉक्स उसके लिए डिनोट कर दिया। अगला कथन की अगर हम बात करें तो लिखा है मीना रामू की पुत्री है। रामू नजर आ रहा है, अगर वो मीना रामू की पुत्री होगी तो सीता की भी पुत्री होगी, तो इस जनरेशन में मीना आ गई और पुत्री है तो फीमेल है, सर्किल हमने बना दिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, तो बताइए मीना रवि से कैसे संबंधित है? हमेशा याद रखें जिसका नाम पहले होगा उसी के बारे में एग्जामिनर जानना चाहता है। अगर मीना का जेंडर पता होगा तो आंसर आएगा और मीना का जेंडर पता नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। बोलना चाह रहे बताइए मीना रवि से कैसे संबंधित है? रवि के फादर की सिस्टर होगी या फिर रवि की मदर की सिस्टर होगी? अगर फादर की सिस्टर होगी तो बुआ कहलाएगी और मदर की सिस्टर होगी तो मासी कहलाएगी। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन माता, गलत। दूसरा ऑप्शन बहन, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन बुआ, जो बिल्कुल सही है, और चौथा ऑप्शन पुत्री, जो गलत है। देखिए एसएससी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऐसे विकल्प नहीं होते, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है। अगर हम चाहे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहां पर बुआ की जगह सिंगल वर्ड लिखा होता आंट, तो और इजी रहता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो दो इक्वेशन दी गई हैं, उन इक्वेशन में रिलेशन स्थापित करने के बाद आपको बताना है तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। देखिए इनटू का साइन लिखा गया है तो पहले इनटू ही करके देख लेते हैं कि किस तरीके से 39 को हम ला सकते हैं। अब जरूरी नहीं है इनटू दिया है तो इनटू ही होगा, हो सकता है इनटू हो सकता है डिवाइड हो सकता है इनटू माइनस हो सकता है स्क्वायर कर रखा हो। चलिए चेक करके देखते हैं। 3, 5 और 8, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 8 120, 120 से 39 का कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन तो यहां पर सीधा सीधा नहीं है। और किस तरीके से ला सकते हैं? 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो जवाब मिलेगा 15, 15 और 5 और 8 की मल्टीप्लाई करें तो 40। फिर यहां से आगे निकल जाएंगे, 3 इंटू 5 और 8 इंटू 3 करें तो जवाब मिलेगा 24 प्लस 15 दैट इज 39। कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो मिसिंग नंबर या इस तरह के क्वेश्चन में कामयाब होगा और सीरीज में बहुत कारगर सिद्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या यहां पर भी इस इक्वेशन में वाला रूल लग रहा है? अगर यहां पर भी लगेगा तो हम तीसरे वाले में आसानी से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? 4 की मल्टीप्लाई 2 में करें तो 8 आता है और 4 की मल्टीप्लाई 9 में करें तो 36 आता है। तो आप देख सकते हैं 36 और 8 अगर हम ऐड कर दें तो जवाब मिलेगा 44 जो दिया गया है दूसरी इक्वेशन में। तो अब तीसरी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले की मल्टीप्लाई दूसरी में करी तो 18 आया और पहले वाले की मल्टीप्लाई तीसरे में करी तो आया 54 और दोनों को ऐड कर दिया तो जवाब मिला 72। तो देखते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है। तो अगर आप नजर डालेंगे आपकी स्क्रीन पर तो पहला विकल्प यही दिया गया है 72, जिसको बोला जाएगा बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको बोला गया है एक आकृति नजर आ रही है, दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निम्न में से क्या होगा? दर्पण की बात करें तो शीशे की बात कर रहा है। जब भी दर्पण की बात करेगा तो याद रखें जनरली चीजें राइट टू लेफ्ट मॉडिफाई हो जाती हैं, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये दर्पण की जगह जल प्रतिबिंब होता तो चीजों की वेरिएबल जो चेंज होते वो बॉटम टू टॉप होते। याद रखें दर्पण में चीजें राइट टू लेफ्ट रिफ्लेक्ट करती हैं और जल में चीजें बॉटम टू टॉप रिफ्लेक्ट करती हैं। अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट की साइड जाएगा तो सीरीज बनेगी इस तरीके से। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में ये वाला एरो नजर आ रहा है। पहला विकल्प बिल्कुल गलत, दूसरा विकल्प पूरा कंप्लीट ये वाला एरो नजर नहीं आ रहा है, ये भी गलत। तीसरा में बात करें तो विकल्प संख्या थर्ड अगर आप देखें तो एरो नजर आ रहा है, सही है, हो सकता है यही आंसर हो। चौथे वाले की बात करें तो गलत। अब यहां पर कंपटीशन के लिए कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, आसानी से बता सकते हैं आंसर होगा विकल्प संख्या थर्ड। आप देख सकते हैं ये एरो नजर आएगी इस तरफ, जब चेंज होगी तो इमेज बनेगी ये। हम बोल सकते हैं प्रश्न आकृति का
दर्पण प्रतिबिंब होगा विकल्प संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे जल प्रतिबिंब की, और जल में चीजें बॉटम से टॉप रिफ्लेक्ट करती हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। अब देखिए, पहले सॉल्व करने के लिए मिड वाली चीज को केंद्रित करें क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान होगा। एम अगर चेंज होगा, अपवर्ड जाएगा, तो एम चेंज हो जाएगा डब्ल्यू में। देखते हैं कौन कौन से विकल्प में डब्ल्यू मौजूद है। पहला विकल्प सही हो सकता है, दूसरा विकल्प एम दिया गया है बिल्कुल गलत, तीसरा विकल्प एम दिया गया है बिल्कुल गलत। अगर ये जल प्रतिबिंब होता तो एम चेंज नहीं होता और आपके पहले और चौथे वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता और दूसरा और तीसरा बच जाता। फिलहाल जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो दो ऑप्शन शेष रह जाते हैं, पहला विकल्प और अंतिम विकल्प। अब अगर बात करें इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल यहां पहुंच जाएगा और पहले वाले में तो ये मौजूद है लेकिन चौथे विकल्प में मौजूद नहीं है। इस प्रकार ये भी एलिमिनेट होता है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या पहला सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोलना चाह रहा है, एक नंबर दे दिया गया है 57, बोला गया 57 जिस प्रकार 4925 से संबंधित है। बात हो रही है 57 की, बोल रहे 57 एक तरीके से 4925 से संबंधित है, उसी प्रकार 43 किससे संबंधित होगा। देखिए, हो सकता है ये इसका स्क्वायर दिया गया हो। अगर 57 का स्क्वायर आपको याद है तो अच्छी बात है, हो सकता है स्क्वायर ही हो। अगर हम बात करें तो 57 का स्क्वायर तो है 3249, हमें याद है। हो सकता है यहाँ 3249 लिखा हो तो इसका स्क्वायर वाला आंसर होता। फिलहाल यहाँ 3249 नहीं लिखा गया है। अब कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो अगर आप ध्यान दें तो 5 का स्क्वायर 25 राइट साइड लिखा गया है और 7 का स्क्वायर 49 लेफ्ट साइड लिखा गया है। आसानी से सॉल्व हो गया। अब 43 के लिए 3 का स्क्वायर 9 लेफ्ट साइड और 4 का स्क्वायर 16 राइट साइड। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 916 दिया गया है, तो विकल्प संख्या पहले में मौजूद है 916। तो इस प्रश्न का सही चुनाव होगा विकल्प संख्या 1 बिल्कुल सही है। देखिए, कैलकुलेशन पोर्शन बहुत अहम रोल प्ले करेगा, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहें, रेगुलर इंटरवल पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। इनकी अगर ट्रिक की बात करें तो बहुत टाइम ऐसा होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। उनको अपनी डायरी में नोट करें और एग्जाम जाने से पहले उनको एक बार देख ले, क्योंकि हम सबकी साइकोलॉजी एक पार्टिकुलर फंक्शन में वर्क करती है, तो उसको इम्प्रूव करना हमारे हाथ में है, हम कैसे उसको डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। तो अपने नोट्स जरूर बनाएं, साइड में रखते रहें जो चीजें आपसे नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, और एग्जाम से पहले उन पर एक बार फिर से गौर फरमाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए, बोला गया है आर टी का रिलेशन डब्ल्यू जेड से है, तो पी आर का रिलेशन कैसे होगा। हमने बोला था प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू 18, 20, 23, 26। अब देखिए तो हम 18 से 23 के लिए गया है +5 और 20 से 26 के लिए गया है +6। अगर किसी ऑप्शन में 16 से +1 21 दिया होगा और 18 से +6 24 दिया गया होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। 21 पर आता है u और 24 पर आता है x। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है। देखते हैं किसी ऑप्शन में u और x मौजूद है, तो हाँ, विकल्प संख्या पहले वाले में ही मौजूद है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही चुनाव होगा u एंड x। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो बोला गया निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न दिया गया है 42 छात्रों की कक्षा है, इसका मतलब जो प्रश्न है वो शायद ऑर्डर एंड रैंकिंग से लिया गया है। बोला गया 42 छात्रों की कक्षा है, आपको पहले बता दिया गया क्लास में टोटल छात्र है 42। अब कंडीशन दी गई है कि बाएं छोर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड होती है ये, जिसको हम बायां छोर बोल रहे हैं। बाएं छोर से 27वां है कौन, सुमन, तो बाएं छोर से 27वें नंबर पर हमने बैठाया सुमन को, क्योंकि प्रश्न में निहित था। आगे की बात करें तो लिखा है और रीता का रैंक दाएं छोर से 28वां है। अब देखिए दाएं छोर से 28वां, राइट साइड से 28वें की बात करें
तो अगर आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना है तो पहले चीजों को एक ही तरफ से कन्वर्ट कर ले। लेफ्ट साइड से 27 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो राइट साइड से 28 वाले को लेफ्ट साइड से बात करें तो 42 माइनस 28 प्लस 1, तो आंसर आएगा 15। तो हम बोल सकते हैं रीता लेफ्ट साइड से होगी 15 नंबर पर, उसका नाम ले लिया आपने रीता। अब बोला गया है यदि सुरेश की रैंक सुमन और रीता के ठीक बीच में हो, सुमन और रीता के बीच में कितनी चेयर लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन उठेगा। तो अगर हम बात करें, एक 15 नंबर की चेयर पर बैठी हुई है, एक 27 नंबर की चेयर पर बैठा हुआ है, इन दोनों के बीच में केवल 11 ही चेयर लगाई जा सकती हैं, और 11 में बिल्कुल बीच की बात करें तो 5 पहले छोड़ दी, 5 बाद में छोड़ दी और एक चेयर पर बैठा दिया सुरेश को। अब हमसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि बताइए सुरेश बाएं और दाएं छोर से कितना होगा। देखिए बाएं छोर की बात करें 15, रीता 5 मिनट में 20 और 1 इसका खुद का नंबर, तो जवाब आया बाएं छोर से 21वें नंबर पर होगा। अब दाएं छोर से निकालने के लिए टोटल में से इसका नंबर घटा दें और 1 जोड़ दें, तो जवाब आएगा 22। तो दाएं छोर से मिलेगा 22वें नंबर पर और बाएं छोर से मिलेगा 21वें नंबर पर। देखते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प 20 और 23 गलत है, दूसरा विकल्प 21 और 22 जिसको हम ढूंढ रहे थे वो है विकल्प संख्या 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 32 जिस प्रकार 125 से संबंधित है उसी प्रकार 24 किससे संबंधित होगा। देखिए 125 निकालना है हमें 32 से, तो 32 के टेबल में 125 नहीं आता है, वरना शायद 4 बार कटता, 5 बार कटता तो हम भी उसकी मल्टीप्लाई कर लेते। तो और किस तरीके से इन दोनों की कॉम्बिनेशन से 125 लाया जा सकता है। हो सकता है पहले नंबर और दूसरे नंबर की क्यूब को ऐड करके लाया गया हो सकता है पहले और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करके लाया गया हो। तो चलिए देखते हैं। तो 3 और 2 दोनों को ऐड कर दे तो नंबर बन के आएगा 5, और 5 का क्यूब अगर हम ढूंढे तो निकल कर आएगा 125। अगर यही फॉर्मूला, यही मेथड यहां पर लगाने के बाद विकल्प में नजर आएगा तो इस प्रश्न का सही चुनाव हम आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 2 और 4 24 को अगर हम ऐड करें तो बनता है 6, और 6 का घन करें तो जवाब निकल कर आएगा 216 जो है क्यूब। जिस प्रकार 5 का क्यूब 125 है जो यहां पर संबंधित है, उसी प्रकार 6 का क्यूब अगर हम बात करें तो 216 होता है। देखते हैं किसी विकल्प में ये मौजूद है। अगर ये मौजूद हुआ तो आसानी से मिल गया, अन्यथा हमें कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं विकल्प में मौजूद है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विकल्प संख्या 2 आपके इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम इसी तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन पॉइंट स्ट्रांग है तो चीजों को रीजनिंग के अंदर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन रीजनिंग में न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड करते हैं, चाहे वो नंबर सीरीज की बात कर लें, मिसिंग नंबर की बात कर लें, या इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की बात कर लें, या फिर आपके प्लेस वैल्यू याद है तो कभी कभी उनकी भी एडिशन करके या मल्टीप्लाई करके वो आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न डायरेक्शन से लिया गया है। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके चलता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब है यहाँ पर क्लॉकवाइज से, ध्यान रखें। कोई डाउट हो तो दक्षिणावर्त की जब भी बात करेगा क्लॉकवाइज चलेंगे जो राइट होता है, और फिर 270 वामावर्त घूमता है। वामावर्त की अगर हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे इसको, जो बोला जाता है घड़ी के विपरीत दिशा। अगर हम देखिए 45 डिग्री एक दिशा में घूमा, 270 एक दिशा में घूमा, इन दोनों को एक साथ ही माइनस कर दें तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। आप बोल रहे बताइए वो किस दिशा में देख रहा है। तो बेसिक थीम जो है वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, यहां पर साउथ ईस्ट, यहां पर साउथ वेस्ट और यहां पर नॉर्थ वेस्ट। ये आपका बेसिक सीक्वेंस है। अगर कोई भी व्यक्ति वेस्ट में चल रहा था और वो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि माइनस करने से आया है, 225 डिग्री एंटी क्लॉक बच गया है, वामावर्त बच गया है। यहां से 225 डिग्री अगर हम वामावर्त जाएं तो जवाब मिलेगा 180 और
230 और 225 अगर हमें जाना था तो जवाब मिलेगा नॉर्थ ईस्ट। 180 प्लस 45 नॉर्थ ईस्ट बैठा 225 में। देखते हैं उत्तर पूर्व कोई विकल्प में मौजूद है या नहीं, चलिए देखते हैं। पहला विकल्प पश्चिम और दूसरा विकल्प उत्तर पूर्व, तो हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही चुनाव होगा उत्तर पूर्व। फिर से ध्यान दें शॉर्टकट कैसा हुआ। अगर हमसे काफी टाइम दक्षिणावर्त घूमवाता और काफी टाइम वामावर्त घूमवाता तो सारे दक्षिणावर्त वालों को क्लॉक वालों को ऐड कर देते साथ में और सारे एंटी क्लॉक वालों को ऐड कर देते। लास्ट में इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी शेष बचता उसी तरफ अगर हम मूवमेंट करा दें तो प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा, जिस प्रकार हमने यहां सॉल्व किया। पहले वेस्ट में जा रहा था, 45 अगर हम जाते तो नॉर्थ वेस्ट जाते, फिर 270 जाते, तब भी हम घूम फिर कर यहीं आते, तो हमने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लिया, जो शॉर्टकट का आप यूज यहां पर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में है और पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए सभी का मुख पूर्व की ओर है, जिसमें बोला गया सी ए और ई के बीच में है। अगर हम पूर्व की जगह इसको नॉर्थ ही मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अब पूर्व में जो मानेंगे आप उससे कोई मैटर नहीं करता, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट फिर भी राइट रहेगा और लेफ्ट फिर भी राइट रहेगा। आप उसके तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप मान लें इन सभी का मुख पूर्व की ओर। राइट आपका दाएं ओर चलने के लिए बोलेगा इस तरफ चलेंगे और बाईं ओर चलने के लिए बोलेगा इधर चलेंगे। पहला कथन बोला गया है सी ए और ई के बीच में है। अगर सी ए और ई के बीच में है तो पहले ए भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, सेम इसी प्रकार बाद में ई और ए कोई भी आ सकता है। अगला कथन जो बोला गया है बी ई के तुरंत दाएं लेकिन डी के तुरंत बाएं है। अगर बी ई के दाईं ओर चलेगा तो दाईं ओर के लिए इधर चलना पड़ेगा, इसका मतलब ई की वैल्यू ये वाली एलिमिनेट होगी और ई के तुरंत बाद में मिल जाएगा बी। अब ए सी ई भी हमें मिल गया है और बोला गया था कि डी के तुरंत बाएं हैं। अगर ये डी के तुरंत बाएं हैं तो सीक्वेंस बनेगा ए सी ई बी डी। 5 मेंबर के बारे में पता लग गया है, लेकिन एक मेंबर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार हम पांचों को या तो इस तरफ रखें या फिर पांचों को शुरू वाली साइड रखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि केवल इतना बता दीजिए बी और सी के बीच में कौन है, तो बी और सी के बीच में हम बोल सकते हैं हर एक बार एक ही मेंबर आएगा जो है ई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 जो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए इस बार इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है और लास्ट वाले के रिलेशन को आइडेंटिफाई करके आपको शुरू वाले का बताना है। 5 और 2 25 और यहां पर दिया गया है 125 125। अगर आप ध्यान दें तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब होता है 125। क्या यहां पर भी ये अगर 27 की बात करें तो 3 का क्यूब 27 होता है। देखते हैं कि ऑप्शन में 3 का स्क्वायर 9 दे रखा है। अगर 9 दे रखा होगा तो आपको यहां पर कोई और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं विकल्प संख्या दूसरे पर अगर जाएं तो वहां दे रखा है कि 9 मौजूद है। आप देखेंगे इस प्रकार आसानी से बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही चुनाव होगा विकल्प संख्या 2। हो सकता था यहां पर स्क्वायर ना करने के बाद ये स्क्वायर से अगर वहां 9 मौजूद नहीं होता तो शायद इसकी मल्टीप्लाई करके आता, तो इस प्रकार हमें मल्टीप्लाई करना होता। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को रिलेट कर करके देख सकते हैं। ये ऐसा 100% नहीं है कि आप एक गैस मारे रीजनिंग के अंदर और वो तुरंत सॉल्व होने लग जाए। अगर आपका एक मेथड इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो दूसरा लॉजिक इंप्लीमेंट करिए, दूसरा नहीं हो पा रहा है तो तुरंत आपके पास मेथड्स अवेलेबल होने जरूरी है। स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है एक क्रम दिया गया है जिसमें से आपको लुप्त संख्या को ढूंढना है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करे। मतलब एक सीरीज दी गई है और उसमें यहां पर आपको मिड वाला कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। पहले वाले लेटर से शुरू करते हैं। 5 ये 7 ये 9 और यहां पर आना चाहिए 11 पर आता है कि। देखते हैं किसी विकल्प में के मौजूद है तो आप देख सकते हैं विकल्प संख्या 2 और 4 दोनों में के मौजूद है। अब सेकेंड लेटर को सॉल्व करने से बढ़िया है वहीं पर देखिए क्या सेकेंड लेटर डिफरेंट आ रहा है, तो सेकेंड लेटर दोनों में ही कॉमन है
तो उसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। थर्ड लेटर की बात करें तो एक जगह एल है, एक जगह एम है, इसका मतलब थर्ड लेटर को अगर हमने ढूंढ लिया तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल सकता है। चलिए देखते हैं, एफ जी एच प्लस 2, ये 6 नंबर पर आता है, ये 8 प्लस 2 10, यहां पर जे, तो जे से प्लस 2 करें तो 12 नंबर पर आता है एल, जो है विकल्प संख्या 2। इस प्रकार चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, ये आज की हमारी एसटी का आखिरी प्रश्न है, फिर से सीरीज से लिया गया है, एक नंबर सीरीज दी गई है। देखिए नंबर सीरीज की बात करें तो अगर पहले और दूसरे वाले का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 24 आएगा, 39 माइनस 15 24, 74 में से 39 अगर माइनस करें तो जवाब में मिलेगा 35। ये कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करेगी, अगर ये मेथड हमारा नहीं लगा तो कैलकुलेशन की वजह से हम तुरंत दूसरा मेथड इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसलिए आज के ऐसे डिस्कशन में हमने आपको 3-4 बार मेंशन किया कि कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, 122 में से 74 माइनस करें तो रिजल्ट निकल कर आएगा 48 48। अब यहां कॉम्बिनेशन मिलाकर देखते हैं, ये डिफरेंस जो था वो 11 का था, ये डिफरेंस जो था वो 13 का था, तो शायद नेक्स्ट डिफरेंस 15 का होगा। अगर 48 में 15 ऐड कर दें तो यहां निकल कर आएगा 63। उसी प्रकार 122 में अगर 63 ऐड कर दें तो जवाब निकल कर आएगा 185। देखते हैं किसी विकल्प में 185 मौजूद है, तो आप देख सकते हैं विकल्प संख्या 2 में 185 मौजूद है। रीजनिंग में मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज 2 ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि एग्जामिनर 4 से 5 क्वेश्चन टफ रखता है जिसमें से इन टॉपिक की हेल्प ली जा सकती है। तो बेसिक क्राइटेरिया को ना भूलें। आपको आज यहाँ पर हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई, आपको क्लॉक की शॉर्ट ट्रिक, आपको क्यूब की शॉर्ट ट्रिक, आपको मिसिंग नंबर, आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया गया। तो इस तरीके से रेगुलर हमारे एसटी डिस्कशन को सुनते रहिए। हम हर बार कोशिश करेंगे कि इस बार जिस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन रखे गए, अगली बार जब हम 20 क्वेश्चन लेकर आए तो इस डिस्कशन की तरह ना हो, कुछ डिफरेंट हो, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नई नई चीजें सीखने को मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।